तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अरहर की उन्नत किस्में और बुवाई की तकनीक। अश्वगंधा की खेती अच्छी आय कमाने का जरिया। प्रदेश के बहुत से किसान इस मौसम में अरहर की खेती करेंगे, लेकिन इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको अभी से ही अरहर की खेती की बारीकियों को जानना जरूरी है। इसमें बुवाई तकनीक, उन्नत किस्म, खाद की मात्रा, खरपतवार की रोकथाम आदि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अरहर की बुवाई विधि और फसल प्रबंधन के बारे में जानते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं अभी आप सबको उन्नत अरहर की खेती से संबंधित कुछ जानकारी साझा करने के लिए उपस्थित हुआ। तो जैसा अभी रोहन नक्षत्र का शुरुआत हो चुका है और इस नक्षत्र के शुरुआत में ही जैसे दरभंगा जिले में या आसपास के जिले में जो बारिश हुई है वो खरीफ मौसम में बोई जाने वाली सभी फसलों के लिए अमृत के समान है। इसी फसलों में अगर हम दलहनी फसल की बात करें, खरीफ दलहनी फसल, तो इसमें जो हमारी प्रमुख फसल है वो है अरहर की फसल। तो अरहर की फसल के लिए जैसा अभी नम और शुष्क वातावरण चल रहा है, ये मौसम बहुत ही उचित माना गया है अरहर की बुआई के लिए। तो अरहर फसल की बुआई के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि मृदा का चयन, सही मृदा कौन सी होगी इस फसल के लिए। तो इसमें अरहर की फसल के लिए जो हमारी मृदा होती है वो जीवांश युक्त बालुई दोमट या फिर कोई दोमट मिट्टी है, वो मिट्टी उत्तम मानी जाती है इस फसल की बुआई के लिए। किसान भाइयों, अरहर की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए समुचित जल निकासी वाली मध्य से भारी काली भूमि जिसका पीएच मान 7.0 से 8.5 का हो उत्तम मानी जाती है। इसके बाद खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। साथ ही अगर उस जगह पर जल निकासी की सुविधा हो तो और भी अच्छा है। अब देखते हैं कि हमारा जो मिट्टी में हमें सड़ी हुई गोबर को मिला देना है ताकि उसमें जो पानी सोखने की क्षमता हो वो अधिक हो जाए और फसल अच्छा हो। अब आता है हमारा फसलों का चयन। फसलों का चयन एक प्रमुख कारक होता है। तो इसमें हमें अगर अर्ली प्रभेद का चयन करना है तो अर्ली प्रभेद में अरहर में हमारा आता है पारस, जो कि 130 से 140 दिनों की प्रभेद है। उसके बाद आता है पूसा 900
92 जो कि 150 से 160 दिन की प्रभेद है। उसके बाद आता है हमारा उपास, 120 दिन की ये फसल है। अगर हम लेट से पकने वाली फसल का चयन करते हैं, इसमें हमारा आता है बहार, नरेंद्र अरहर 1 और 2, पूसा 9 है, मालवीय विकास है, मालवीय चमत्कार या फिर आजाद प्रभेद का चयन कर सकते हैं। अगर इस फसलों की पकने की अवधि की बात करें तो हमारा जो अर्ली प्रभेद है वो आपको 130-140 दिन में पक करके तैयार हो जाता है। वहीं पे जो हमारा लेट से बोई जाने वाली फसल है वो 260 से 270 दिन में पक करके तैयार हो जाएगी। अब इन फसलों की बोने की सही समय क्या होगी, तो जो अर्ली प्रभेद है हमारा, जैसे कि पारस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग को इसको जून के प्रथम सप्ताह से लेकर के जून 15 तक, मध्य महीने तक बुआई कर देनी चाहिए। अगर लेट प्रभेद की बुआई कर रहे हैं तो उन फसलों की बुआई हमें जुलाई महीने तक कर देनी चाहिए, जिससे हमारी पैदावार अच्छी होती है। अब हम लोग बात करते हैं बीज दर की। जो हमारी अनुशंसित बीज दर क्या होगी, तो अगर हम लोग अर्ली प्रभेद की बुआई करते हैं तो वो 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से जाएगा, और अगर लेट प्रभेद की बात करें तो वो हमारा 15 से 18 केजी पर हेक्टेयर चला जाता है। फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजों को उपचारित करें। इसके लिए 2.5 ग्राम थायराइम और 1 ग्राम कार्बन डाइजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। इसके लिए राइजोबियम कल्चर के 200 ग्राम पैकेट को 500 ग्राम गुड़ के घोल में घोलकर प्रति 10 किलोग्राम बीज को शोधित करें। इसके अलावा बीज को पीएसबी कल्चर से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित भी कर सकते हैं। बीज शोधन के बाद उसको छाया में सुखा लें और फिर बुआई करें। उसके बाद जो अगला क्रम आता है जिसमें हम लोग उर्वरकों की चयन करते हैं, कौन कौन सा उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उर्वरक का इस्तेमाल करने से पहले किसान भाइयों ये हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपनी मिट्टी की जांच करवा लें, ताकि उसमें जो भी रसायन मौजूद हैं, जो भी उर्वरक पहले से मौजूद हैं, हमें उसकी मात्रा पता चल जाए। उसके बाद ही हमें सही खाद या उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए हमें 10 से 15 केजी नाइट्रोजन, उसके बाद 40 से 50 केजी फास्फोरस, या फिर सॉइल टेस्टिंग के बाद अगर हमें उसमें पोटास की और जिंक की कमी महसूस होती है तब हमें उसमें इस्तेमाल करना है 20 केजी पोटास और 15 से 20 केजी आपका जिंक। अरहर की बोनी वर्षा प्रारंभ होने के साथ ही कर देनी चाहिए। इसके अलावा जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बोनी करना अच्छा होता है। अरहर की बुआई हमेशा कतारों में करनी चाहिए, जिसमें शीघ्र पकने वाली जातियों के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और मध्यम देर से पकने वाली जातियों के लिए 70 से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ कम अवधि की प्रजातियों के लिए पौधे से पौधे का अंतराल 15 से 20 सेंटीमीटर और मध्यम देर से पकने वाली जातियों के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी रखते हुए अरहर के बीजों की बुआई करें। अब बुआई करने के बाद हमें जब बुआई कर देंगे फसलों की, तो वीड की समस्या, खरपतवार की समस्या बहुत देखी जाती है। तो खरपतवार से नियंत्रण के लिए क्या करना है कि फसल के अंकुरन से पहले हम लोग बेसालीन 1 केजी 800 से 1000 लीटर पानी में मिला करके 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं, या फिर लासो 3 केजी पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। अगर सब कुछ अच्छे से हम लोग प्रबंध करें तो इसका जो हमारा पैदावार होगा वो पैदावार हमारा 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन हो सकता है। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में बहुत से भूमिहीन किसान और युवक सूकन पालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं।
लेकिन इस व्यवसाय से वे इतना लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। इसका मुख्य कारण है किसानों द्वारा मौसम के अनुरूप इसकी सही देखरेख और प्रबंधनों को नहीं अपनाना। तो चलिए इसके सही प्रबंधन के बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र कुमार से। तो इस समय गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से प्रबंधन की बात करते हैं। तो जैसे जैसे देखते हैं कि वातावरण का तापमान बढ़ता है, 35 डिग्री 36 डिग्री या 40 डिग्री तक भी चला जाता है, तो उस समय पशु जो है काफ़ी जो है कि अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और देखा जाता है कि इस समय पशुओं में गर्भपात होने की, जो गर्भवती पशु हैं उसमें गर्भपात होने की भी संभावना अधिक हो जाती है। तो ये जो मौसम है इस समय थोड़ा सा बदलाव करके, थोड़ा सा देखभाल करके, इससे जो गर्मी के मौसम में पशुओं पे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उससे बच सकते हैं। गर्मी के प्रभाव से सूकर और उनके शावकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी बढ़वार कम हो जाती है, पशु खाना पीना कम कर देता है, पशु सुस्त होकर एक जगह बैठा रहता है। इससे बचने के लिए पशु के आवास में पंखे या कूलर लगाएं। आवास के दरवाजों और खिड़कियों पर जूट के बोरे लगा दें और उन्हें समय समय पर पानी से भिगोते रहें, ताकि आवास में ठंडी हवा का आवागमन ठीक ढंग से हो सके। सूकर पालन खुली और बंद दोनों विधि से किया जा सकता है। इसके लिए बाड़े की व्यवस्था जरूर करें। बाड़े में हवा और रोशनी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही बाड़े में पानी की उचित व्यवस्था जरूर करें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो आवास बना रहे हैं, आवास का जो लंबाई है वो अगर बना रहे हैं तो पूरा पश्चिम दिशा में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। आवास के आसपास पेड़ पौधा अवश्य लगाएं, जिससे कि आवास पे छाया जो है कि आता है और छाया के कारण जो है अंदर का वातावरण ठंडा रहता है। आवास को बिल्कुल नियमित रूप से साफ सफाई करते रहें, पानी से धोते रहें और साथ ही साथ जो है डिसइंफेक्टेंट में आप ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये फिनाइल हो गया, इससे आप सफाई करते रहें। छत की ऊंचाई जो होती है आवास में कम से कम आप 8 फीट जरूर रखें। 8 फीट से नीचे रखने से फिर अंदर का वातावरण गर्म होगा। इसके साथ ही साथ दिन में देखा जाता है कि लू चलने लगती है, अभी गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलने लगती हैं, तो उससे बचाव के लिए खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से दिन में ढक दें कि अंदर बाहर की गर्म हवाएं अंदर नहीं आने सके। और साथ ही साथ पशुओं को पानी की बौछार उस पर आप डालें, फुहारा डालें, तो उससे पशुओं को काफ़ी राहत होती है। बहुत सारे किसान भाई जो ग्रामीण परिवेश में है, वो जो गर्मी के मौसम में आवास की थोड़ी सी दिक्कत होती है या फिर वो बिजली की प्रॉब्लम होती है, कूलर या पंखा नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। आप बेलोइंग टैंक बना सकते हैं, एक छोटा सा गड्ढा कर दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। जब पशु को गर्मी महसूस होगी तो उसमें जा करके वो अपने शरीर को ठंडा करता है। दूसरी चीज़ है कि इस समय गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि आवास के साथ साथ हम लोग आहार का भी प्रबंधन बहुत ही जरूरी है। आहार में सबसे पहला चीज़ जो है पानी, स्वच्छ पानी, साफ पानी, ठंडा पानी आप पीने के लिए अवश्य देते रहें, जिससे गर्मी से उनको काफ़ी राहत मिलती है। सूकर को जौ, मक्का, गेहूं, ज्वार, चावल तथा बाजरा खिला सकते हैं। इसके अलावा इनकी प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पर आइल, केक, मीट, मील तथा फिश मील को अनाज में मिलाकर खिला सकते हैं। सूकर को उनके वजन के हिसाब से अनाज दिया जाता है। 25 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक सूकर को 2 से 5 किलो तक अनाज खिलाएं। वहीं 100 से 250 किलोग्राम के वयस्क सूकर को 5 से 8.5 किलोग्राम अनाज जरूर दें। बढ़ते हुए शावकों और गर्भवती मादाओं को प्रोटीन की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। इन्हें खाने में प्रोटीन युक्त भोजन जरूर दें। साथ ही खनिज, लवण, विटामिन और नमक का मिश्रण दे सकते हैं। आहार की व्यवस्था करना है कि पशु जो हमारे किसान भाई सूकरों को जो भी पशु आहार दे रहे हैं उसमें ये होना चाहिए कि फ्रेश आहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे किसान भाई जो है वो होटलों की जूठन सामग्री देते हैं, तो उसमें आप पुराना या ज़्यादा बासी जिसको कहते हैं वो आप देने से बचें।
क्योंकि अगर 1 दिन 2 दिन पुराना अगर हो जाता है तो वो गर्मी के मौसम में बहुत जल्द खराब होता है और पशुओं पर जो है प्रतिकूल प्रभाव करता है, उनके स्वास्थ्य पे असर करता है। तो स्वच्छ आहार दें। जो सूकर हैं उनको ठंडा समय में खाना दीजिए, जैसे सुबह में या शाम में खाने के लिए अगर आप देते हैं तो वो जो मात्रा जो खाते हैं वो खाएंगे, जिससे उसके स्वास्थ्य पे प्रभाव जो प्रतिकूल प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। तो खाने में इस समय गर्मी के मौसम में जो है प्रोटीन की मात्रा हम लोग कम करते हैं और एनर्जी की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके। जो विटामिन और मिनरल मिक्सर जो देते हैं उसकी मात्रा को 10 से 15% बढ़ाने की ज़रूरत होती है, ताकि जो है गर्मी के मौसम में जो आहार वो कम ले रहे हैं, जो आहार की कमी हो रही है, उसकी पूर्ति जो है ये सप्लीमेंट जो हम लोग करते हैं उससे उसकी पूर्ति हो सकता है। आमतौर पर इस मौसम में सूकरों को कई तरह की बीमारियां होने लगती है। इससे बचाव के लिए आवास की नियमित सफाई करें। सप्ताह में कम से कम 1 बार लाल दवा से आवास और फर्श को जरूर धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। अगर पशु रोग से ग्रसित हो तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें और उपचार के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। गर्मी के मौसम में देखा जाता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जो सूकरों में होती है वो स्वाइन फीवर, सूकर ज्वर जो बीमारी होती है, इसका प्रकोप होने का संभावना अधिक होता है। और स्वाइन फीवर का जो लक्षण है हमारे किसान भाई जानते होंगे, अचानक जो है सूकर मरने लगते हैं, शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और पशु जो है खाना पीना बंद कर देते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए स्वाइन फीवर टीका आप 1 ml मात्रा चमड़े में दे करके 1 साल तक इस बीमारी से बचा सकते हैं। पहला टीका जो देना है वो 2 महीने का जब उम्र बच्चे का हो जाता है उस समय इसका टीकाकरण करें। उसके बाद साल में 1 बार टीकाकरण करके इस बीमारी से उसका बचाव कर सकते हैं। तो इस तरह गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए आपको कुछ जो उपाय है वो करने होंगे, ताकि इससे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और काफ़ी जो किसानों को हानि होती है उससे बच सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अश्वगंधा की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। आमतौर पर आयुर्वेद में अश्वगंधा का प्रयोग कई दवाओं को बनाने में किया जाता है। इसके चलते बाजार में इसकी मांग बनी रहती है। अगर आप भी अश्वगंधा की खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि ये मौसम अभी मानसून का चलने वाला है और इसमें आपको मैं आज अश्वगंधा के बारे में, अश्वगंधा की खेती के बारे में अवगत करा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अश्वगंधा एक बहुत ही ज़्यादा और अच्छा व्यावसायिक महत्व का औषधीय क्रॉप है और इसमें अश्वगंधा की जो जड़ होते हैं वो अनेकानेक उत्पाद बनाने के लिए काफी उपयोगी है। अश्वगंधा एक बहुवर्षीय पौधा है। सभी जड़ी बूटियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध अश्वगंधा ही है। अगर लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें तो तनाव और चिंता को दूर करने में अश्वगंधा को सबसे फायदेमंद माना जाता है। अश्वगंधा के कई तरह के इस्तेमाल के कारण इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। अश्वगंधा की खेती कर किसान धान, गेहूं और मक्का की खेती के मुकाबले 50% तक अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसकी कैसे खेती की जाए और किस प्रकार से
आप आमदनी इससे व्यावसायिक खेती का लाभ ले सके। तो इसके लिए मैं प्रारंभ करता हूं कि जो वैरायटी आप अश्वगंधा की अभी रिलीज की गई है सरकारी संस्थानों के द्वारा, उसमें से सीमेप का, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट लखनऊ का सीमेप का पोषिता काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट है। उसके बाद रक्षिता भी है, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको चयन कर सकते हैं। इसकी उन्नत किस्मों में जवाहर अश्वगंधा 20, WS10 और WS134 का भी प्रयोग कर सकते हैं। वहीं इन किस्मों से लगभग 6 से 8 कुंतल प्रति हेक्टेयर जड़ों का उत्पादन होता है। नर्सरी के लिए प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम और छिड़काव के लिए प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। इसकी खेती के लिए दोमट जो मिट्टी है वो आवश्यक होती है, जिसके पीएच कम से कम 7.5 से ज़्यादा थोड़ा हो तब भी आपके काम का होगा। और इस प्रकार से आपको 5 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसके लिए कम से कम इसके बीज की आवश्यकता होती है। अश्वगंधा की खेती करने से पहले इसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर ले। पहली जुताई के बाद 15 से 18 गाड़ी पुराने गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला दे। इसके बाद खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई करे। वही भुरभुरी मिट्टी में पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। इसके बाद रोपाई के लिए खेत में 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए कतारों को तैयार कर ले। अब ये क्या है कि बरसात में इसको आप लगा सकते हैं, अगस्त सितंबर में तक में भी आप इसकी खेती प्रारंभ कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपको बेड बनाने की जरूरत है। और बेड में आपकी जब सीडलिंग 35 से 40 दिन के बीच जब ये तैयार हो जाता है सीडलिंग, तो उसका आप ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। अब जो पौधे कितने आवश्यक होंगे आप इसके लिए, तो यह उसकी जो दूरी है उस पर निर्भर करता है। साधारणतया 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इसे आप लगा सकते हैं। कहीं कहीं पर 60 और 30, कहीं कहीं पर 60 और 40, इस प्रकार से स्पेसिंग जो सेंटीमीटर की है वो दर्शाया गया है। अश्वगंधा की खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं। इसके बाद खेत में उठी हुई क्यारियां बना लेते हैं। इसके बाद बीज को कतार बनाकर बुआई करें। वही बुआई के लगभग 15 दिनों बाद अंकुरण निकलने शुरू हो जाते हैं। अश्वगंधा की अच्छी फसल के लिए समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करें ताकि जड़ों की अच्छी बढ़त हो सके। इसके लिए बिजाई के 25 से 30 दिन बाद खुरपे से तथा 45 से 50 दिन बाद कसौले से गुड़ाई करें। मैं फिर से बता दूं कि इसमें किसी भी प्रकार का अगर आप वैसे कीटनाशक या वैसे कोई खरपतवार नाशी केमिकल का प्रयोग करते हैं तो जो ऑर्गेनिक या जैविक खेती की परिकल्पना को आघात भी पहुंचता है। दूसरी बात है जो इसके जड़ हैं, जड़ को आप इसकी हार्वेस्टिंग मई के महीने में आप कर सकते हैं और उस समय तक ये फसल मैच्योर हो जाता है। और इसकी जड़ को पहले निकालने के बाद जमीन से पूरी तरह से आपको साफ करना होता है ताकि मिट्टी के कोई भी अंश या कोई बाह्य अवयव के कण इसमें ना हो। तो इसका आप खासा ख्याल रखें। फिर इसके बाद इसे जड़ को सुखा लेना चाहिए। यह आपके लिए एक बहुत ही उत्तम कोटि का फसल है और अश्वगंधा से जितने उत्पाद बनते हैं और अश्वगंधा के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट इस समय मार्केट में आए हैं जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर हैं। और अश्वगंधा की जो फसल है वो काफ़ी बहुत ही अच्छा किसानों के लिए लाभदायक है। इसका मूल्य हर समय मिलता है और इसका तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बिजौल, जिला कटिहार के विनोद राय ने। आपने अमरूद के बाग में उकटा रोग के लक्षण और रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो अमरूद में सबसे पहले जो घातक बीमारी के रूप में आता है किसान भाइयों जिससे चिंतित रहते हैं वो है उकटा रोग। तो उकटा रोग को हम लोग मलानी रोग भी कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। उकटा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है,
जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। तो इसके हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत में क्या होता है, ये दो तरह का उकठा लगता है। सूखने की प्रक्रिया दो तरीके से होती है। एक तो हम लोग देखते हैं कभी कभी कि पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट विल्टिंग, या जिसमें पूरा का पूरा पौधा ही पूरा मुरझा करके सूखने लगता है। एक इसमें आता है पार्शियल विल्टिंग, मतलब कि पूरे पेड़ में 2-4 शाखाएं आपकी सूखती हैं। इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल विल्टिंग। जैसे ही विल्टिंग सूखा रोग आता है पौधे में, इसमें क्या होती है, ऊपर की ओर की पत्तियां धीरे धीरे झड़ करके गिरनी शुरू हो जाती हैं और पौधा कमज़ोर प्रतीत होता है। और कंप्लीट विल्टिंग में क्या होता है कि देखते देखते पूरा का पूरा पौधा मुरझा जाता है। और इसमें लक्षण के रूप में ये कहे कि इसमें जब पौधा सूखने लगता है तो फल जो है वो छोटे रह जाते हैं, बहुत कड़े हो जाते हैं और काले पड़ करके गिरने लगते हैं। दोनों का ही कारक फ्यूजेरियम है। चूँकि यह मृदा जनित रोग है, इसके निवारण हेतु हम लोग जो है जो भी रसायन या जैव जीवनाशी का प्रयोग करते हैं वो जमीन के इर्द गिर्द करते हैं। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भी सैनिटेशन प्रैक्टिसेज है, साफ सफाई आप अपने बगीचे में निरंतर करते रहें। जो भी पत्ते गिरे हो उसको उठा करके इकट्ठा करके दूसरे जगह ले जा करके ज़मीन में गाड़ दे या जला दे। और जितनी भी टहनियाँ या ब्रांचेज जो सूख जाती हैं इस उकठा रोग से, उसको काट करके छांट करके अलग कर देना है ताकि इस बीमारी का बढ़ाव आगे ना हो सके। दूसरा ये करना है कि कार्बेंडाजिम नामक एक फफूंदीनाशी आती है मार्केट में, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके मिट्टी को भिगोना है जड़ के आसपास। पहले तो ये करें कि जड़ के आसपास की मिट्टी को 2-3 दिन तक जो है पलटाई करके छोड़ देना है। उसके बाद उसमें आप चाहें तो नीम की खली भी डाल सकते हैं और कार्बेंडाजिम जो हमने बताया 2 ग्राम प्रति लीटर से उस मिट्टी को भिगो देना है। तो ऐसा देखा जाता है कि विल्ट का उकठा रोग का प्रभाव बहुत ही हद तक कम हो जाता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।